प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, राम राम। राम राम। रंजय भाई, राम राम। राम राम, जय श्री राम। तो आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, एक बड़ी खबर आई है। केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। दर्शकों को कल ही शाम को पता चल गया होगा। करीब 9:15 बजे रात में उनकी गिरफ्तारी हुई। और ये एक नॉर्मल नेता की गिरफ्तारी नहीं है या एक नॉर्मल विपक्ष के नेता की गिरफ्तारी नहीं है। केजरीवाल एक भारतीय राजनीति का एक अलग चेहरा है, जो जो राजनीति चल रही थी उससे अलग है। और बात सिर्फ राजनीति की नहीं है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो कार्यशैली है, उसका जो मीडिया को साधने की तकनीक थी, वो सब कुछ बहुत नया था। लेकिन वो देश के भले के लिए बिल्कुल नहीं था। तो केजरीवाल के बहुत सारे एंगल्स हैं और हम उस पर अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं पुष्कर सर से जानना चाहूंगा, सर ये कितना जरूरी था? क्योंकि लोग इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कितना जरूरी था इसको गिरफ्तार करना, और ये क्यों हुआ है? जी दादा। देखिए संदीप, ऐसा है कि जितने विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, या जो इस केस को पूरा फॉलो कर रहे थे, लेकर कांड जो था और जिस तरीके से सम्मान उनको मिल रहा था, जिस तरह ईडी गिरफ्तार नहीं कर रही थी, उस हिसाब से लोगों को यही था कि मामला बढ़ता जाएगा और जो है गवर्नमेंट जो है ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे कि कोई इस तरह की गिरफ्तारी हो और उसका जो है कुछ भावनात्मक इफेक्ट जो है अ, आने वाले लोकसभा चुनाव पे पड़े। लेकिन मेरा मानना पहले भी था और अभी भी यही है कि हम लोग जो है उसको बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जा रहे हैं। और ये कि ये गिरफ्तार होना क्यों जरूरी है, क्यों नहीं, क्योंकि ये गिरफ्तारी जो है कोई अ, अपनी कोई इच्छा से या जो है कानून से ऊपर जाकर या फिर किसी की जो है एक विलफुल इच्छा हो, डिजायर हो, एक रिवेंजफुल एक्ट हो, उसके तहत गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सत्य ये है कि आप सरकार, दिल्ली की आप सरकार के जो लेकर घोटाला हुआ, वो इतना ओपन शट केस है, उसके सबूत इतने ज्यादा जो है अभी नहीं, आज से नहीं, पिछले 9-10 महीने से तैर रहे थे कि उसमें ये शक की गुंजाइश बिल्कुल धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी कि ये कोई एक दुर्घटनावश केस बन रहा है। लेकिन ईडी बराबर समन देती रही और विश्व के सबसे बड़े ईमानदार महान अरविंद केजरीवाल, जो कि दूसरों को संबंध मिलने पे जो है ज्ञान देते थे कि उनको जाना चाहिए, डरना चाहिए, कुछ किया नहीं डरते क्यों, बिल्कुल जाइए, वही अरविंद केजरीवाल लगातार उसको जो है सम्मन को जो है आग रिसीव करने से ईडी के सामने प्रस्तुत हुए। भाई ईडी का सम्मन ये होता है कि ईडी आपको पूछताछ के लिए बुलाती है और यदि आप किसी का इस तरह का आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपका पूरा हक है, आप जाइए, उनको पेश कीजिए। और ये पहली बार नहीं है, ना ये आखिरी बार होगा, पहले भी लोग जाते रहे। और खासतौर से इस बात पे कि जो है ईडी जो है फाइनेंशियल मनी ट्रेल देखता है, तो उसके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि महान ईमानदार अरविंद केजरीवाल के लिए कि वो जो है किसी भी कोई भी उन पर शक भी हो रहा तो उसको जो है सीधी ईडी से मिलकर उस शक को जो है दूर करे। लेकिन उन्होंने नहीं किया। जहां तक सरकार का, सरकार भी इसके अंदर निश्चित रूप से जो है बहुत कॉन्शियस थी। सरकार का जो अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है तो 10 साल का, वो जानती है कि वो जो है भारत की जनता की सरकार है और उसको मालूम है कि जो जनता उनको वोट करती वो जो है भावनात्मक रूप से बहुत जल्दी फिसलती है। और जब कोई नेता जेल जाता है तो एक संपत्ति वे आती ही आती, ये एक उनका जो है, ये हमारा एक
दुर्भाग्य हमारी सामाजिक स्तर पर कहें, भारतीय समाज में एक बार दुर्भाग्य है कि यदि कोई नेता जो है चोरी डकैती किसी भी चला जाता है और विशेष रूप से तो हो भी जाता है, लेकिन यदि भ्रष्टाचार भी है तो भ्रष्टाचार भारतीय जनमानस में इतना जैसे बस गया है। यदि भ्रष्टाचार पे यदि किसी को गिरफ्तार किया जाए, जेल किया जाए, तो उसको जो है राजनीतिक प्रतिशोध की संज्ञा मिलती है और एक वर्ग है जो भावनात्मक रूप से हिल जाता है। मैं समझता हूँ इसीलिए जो है मोदी सरकार ने जो है इस पे बड़ा कॉन्शियस रही। ईडी ने भी पूरा जो है मैं कहना चाहिए बड़ा धैर्य रखा। एक जो तरीका होता है, प्रोटोकॉल होता है, सम्मान देते रहे, सम्मान देते रहे, सम्मान देते। मैं समझता हूँ सरकार नहीं चाहती थी कि जो हर बात पर अरविंद केजरीवाल या उनके आप पार्टी जो है भारत की न्यायपालिका का जितना बढ़िया दोहन करती थी, सबसे जो है सबसे कुख्यात वकील उसके पास होते थे जिनकी सेटिंग जो है भारतीय न्यायपालिका में बहुत जगजाहिर थी। वो इससे पहले करते भी रहे और क्योंकि न्यायपालिका में उनको इतना जो है दृढ़ विश्वास था कि कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ मिल जाएगी, इसलिए बराबर हर छोटी बात पे जो है किसी न किसी को चीज केस करते हैं और तीन दम तक किया। इसलिए सरकार ये चाहती है कि न्यायपालिका अपनी लचर व्यवस्था के कारण न्यायपालिका में जो अपने उनके छेद हैं या न्यायपालिका में जो लूपहोल्स हैं, यदि न्यायपालिका उसका शरण में जाकर जो है केजरीवाल के रिलीफ देती है तो कोर्ट को देने दो। एक स्टेज जरूर आएगी, यदि हमारा केस मजबूत तो हम सही है, हम तो एक ऐसा स्टेज जरूर आ जाएगी जहां पर कि कोर्ट जो है अपने हाथ खड़े कर देगी और उसके कुछ नहीं रह जाए। तो ये इसके अंदर जो हुआ यही कि जो गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी केजरीवाल के अपने कारण हुई। केजरीवाल हाईकोर्ट गए, वहां पे उन्होंने कहा कि हमें जो है ईडी जो है हमको बुलाती है और ईडी का जो है आप उनको ईडी अरेस्ट नहीं करेंगे, इसका हमको जो है विश्वास दिला दीजिए, हमको प्रोटेक्शन ऑर्डर दे दीजिए। तो उसको उन्होंने पूछा था कोर्ट ने कि भाई ये संबंध जो है क्या एक वह, तो उन्होंने माना केजरीवाल वकील ने कि संबंध जो है वो सही। उन्होंने संबंध को जो बाहर बोलते थे कोर्ट की संबंध जो है गलत है, इलीगल है, मैं नहीं मानता, लेकिन कोर्ट के सामने केजरीवाल के वकील ने केजरीवाल की तरफ से कहा कि संबंध वैध, संबंध सही है, हमें संबंध से दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत ये है कि हमको जो है ये गिरफ्तार। फिर उसमें आया ईडी से पूछा गया तो ईडी ने ये कहा कि हमने अब तक जो है डाटा निकाला, उन्होंने हमने 700 लोगों को सम्मन भेजा विभिन्न केसों में, जिसमें सिर्फ 16 गिरफ्तारी आज तक थी। तो जो उनका गिरफ्तारी का रेशो इतना कम था, तो ये जो है ये प्रिजम्पशन केजरीवाल का करना कि मैं गिरफ्तार होगा, ये गलत। फिर उसके बाद कोर्ट ने कहा कि सबूत, तो उनका सबूत आपको दिखा देंगे माय लॉर्ड, लेकिन केजरीवाल के वकील को नहीं दिखाएंगे, जबकि केजरीवाल डिमांड कर रहे थे कि हम भी देखना चाहते हैं। जज साहब के अंदर गए और जब उसके आए थे तो जज साहब की पसीना निकल रहा था चैम्बर से निकले और कहा कि गिरफ्तार क्यों नहीं किया अब तक। तो ईडी के पास इतना फुल प्रूफ था कि जब कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार क्यों नहीं किया और जब अपना ऑर्डर लिखा, ऑर्डर में जो है उनको कहा कि हिदायत दी कि आप ईडी का सबूत तो आप उसको कीजिए और जो है कोई आपको जो है अरेस्ट प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, ये क्यों और पूछी थी केजरीवाल, वो केजरीवाल से ये पूछा था कि आपने एंटीसिपेटरी बेल क्यों नहीं ली। तो केजरीवाल और केजरीवाल के वकील जानते हैं कि यदि एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया होता और यदि वो रिजेक्ट हो जाती कोर्ट से तो फिर सीधे गिरफ्तारी, इसलिए उन्होंने आज तक एंटीसिपेटरी बेल नहीं ली। अब आते हैं कि जब कोर्ट ने कहा कि अरेस्ट से जो है आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, तो फिर ईडी के पास यही बचता था इनको। मेरा ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसी एक राजनीतिक दल के नेता के भ्रष्टाचार में गिरफ्तारी, इससे पहले लालू भी हो चुके, सोरेन भी हो चुके हैं, लालू सजा भी पा चुके हैं, उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये गिरफ्तारी, ये भ्रष्टाचार का सिर्फ मामला नहीं,
केजरीवाल भी जो भाग रहा था वो इसलिए नहीं भाग रहा था कि उसको मालूम था भ्रष्टाचार हुआ है, मालूम है फुल केस है, मैं जेल जाऊं। वो जेल जाने से इसलिए डर रहा है कि जेल जा तो रहा है ये लिखा कांड में, लेकिन ये जेल में इस बार जो सजा पाएगा वो देशद्रोही पाएगा, ये केजरीवाल को मालूम। और ये जो है बेसिकली ये कहिए, इसको समझिए इस बात को कि जॉर्ज सोरोस और फोर्ड फाउंडेशन द्वारा जो पौध भारत में 20-22 साल पहले लगाई गई, ये उसके उन्मूलन का पहला कुठार था। ये जो है वैसे तो भारत की राजनीति में विदेशी शक्तियों द्वारा पोषित राजनेता जो है स्वतंत्रता से पहले भी थे, स्वतंत्रता के बाद भी। भारत की वामपंथी पार्टी तो पूरी तरीके से जो है समय समय पे मॉस्को और बीजिंग से जी अपना रहती रही। लेकिन ये बंदा जो था ये आया था अमेरिका से, और अमेरिका से अर्बन नक्सल की एक स्क्रिप्ट लेके, और उन्होंने इन्वेस्ट किया था अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल के समकक्ष जो है जॉर्ज सोरोस को इन डीप स्टेट ने 3 लोग, पाकिस्तान के इमरान खान, यूक्रेन का जेलेंस्की और भारत का केजरीवाल, सब पे इन्वेस्ट किया था कि ये जो है आगे साल में जो है ये हमारे पेट्रोलिंग। उसमें इमरान खान कहाँ चले गए आप देख ही चुके हैं, जी जी सब कुछ होते अब हम भी। आपने काफी जेलेंस्की, जी बस आखिरी 2 मिनट होगा उससे निकल जाऊंगा। जेलेंस्की का कॉल मोदी को आना परसों पुतिन के बाद, वो एक हरी झंडी थी कि वो सरेंडर करेंगे, मतलब वो उसका डीप स्टेट। तो फिर केजरीवाल का जो है जो बैकअप था, जहां से ठीक है रिपोर्टेशन आएगा उसका, मीडिया किस तरफ आएगा, लेकिन उसके बाद मतलब यह है कि उसके बाद यहां से जो 20 साल पहले फोर्ड फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस ने पौध लगाई थी अर्बन भारत को डिस्टेबलाइज करने की, वो चीज जो है आप देखिएगा उसका जो है कहना कि बिस्तर गोल होना इस प्रक्रिया है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, और ये तो जी हो गया इसका फिलहाल का, इसका और ही पक्ष है वो आगे बात हो। जी थैंक यू पुष्करदा, आपने काफी विस्तृत रूप से बताया कि ये गिरफ्तारी बाकी नेताओं के, बाकी भ्रष्ट नेताओं की गिरफ्तारी से क्यों अलग है और क्यों जरूरी है। मैं रंजय जी को इनवाइट करना चाहूंगा। और रंजय सर, आपसे मैं एक जानकारी जरूर चाहूंगा कि केजरीवाल गिरफ्तार हुआ जैसा दादा ने बताया, और गिरफ्तार इस कारण से हुआ क्योंकि ईडी के पास सबूत थे, और ऐसे सबूत थे कि ऑफ कोर्स मनी ट्रेल, फाइनेंशियल ट्रेल, वो सारी चीजें अकाउंट में और सब कुछ, और करप्शन का सीधा सीधा मतलब क्लियर कट दिख रहा है। इस हद तक कि जज साहब ने जो पहले कह रहे थे कि अरे आप इनको क्यों परेशान कर रहे हैं, आप इनको क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं, और 2 घंटे, जब 2 घंटे तक पूरे सबूत देख लिए तो जैसा दादा ने कहा कि पसीने छूट रहे थे, और बाहर निकलते ही कहा कि अरे इसको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है। और शायद यही सारे सबूत जो हैं, बाकी इनके जो चंटू बंटू थे, सिसोदिया और संजय सिंह और बाकी सारे, तो उन लोगों को भी आज तक जमानत नहीं मिली है, सिर्फ इस कारण कि उनके जो है सबूत बहुत स्ट्रांग है ईडी के। तो सबूत तो सर तभी स्ट्रांग होने जब इनके अपने कर्म में, अपने कुकर्म इतने ज्यादा होंगे। तो ये इतने बड़े ज्ञानी आईआरएस अधिकारी, आईआईटी के पढ़े हुए, और फिर पूरा जनता का समर्थन लेके ब्रूट मेजोरिटी के साथ दिल्ली में शासन कर रहे थे, ये क्या इतने बेवकूफ थे कि ये गलतियां पे गलतियां करते जा रहे थे, और इनको लगा कि इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और यदि ऐसा दम्भ था तो क्यों था। जी रंजय जी, आपने तो शुरू से देखा है 2012 से इनका आंदोलन, तो ये गलतियां मतलब इतना भ्रष्ट ये थे, लेकिन भ्रष्टाचारी भी बेवकूफी से कर गए, ऐसा क्या। नहीं नहीं, कोई भ्रष्टाचारी बेवकूफी से इन्होंने नहीं किया है, और ये कोई बेवकूफ नहीं है, बहुत समझदार लोग हैं ये। हाँ, इनकी मिस कैलकुलेशन रही है। देखिए, जब ये जो दिल्ली में अन्ना आंदोलन चालू हुआ, एक्चुअली हमें उस समय तक हमें बिल्कुल पता नहीं था कि अरविंद केजरीवाल है कौन, हम नहीं जानते थे। फिर जब ये स्टेज पे चढ़ के इसका भाषण, इसके मीडिया में वक्तव्य आना लग गया, तो उसके बाद में मैंने जो है थोड़ा सा देखा तो पता लगा कि केजरीवाल कौन है। और उसके बाद मैंने स्टेज के आसपास ऐसे ऐसे लोग देखे, जिससे मुझे ये पक्का हो गया। मैंने अपने उस वक्त के फेसबुक पोस्ट पे, और दिल्ली के हमारे बहुत मित्र दिल्ली का पढ़ा हूं, तो जाहिर सी बात है
अनेकों मेरे मित्र हैं दिल्ली में, सारे मित्र एकदम अन्ना आंदोलन के जब जब चल रहा था, पूरे एकदम भक्त बने पड़े थे। और जब मैंने अपना व्यू रखा कि जब जेपी का आंदोलन ने ऐसे लफंगों का झुंड पैदा किया, जिसमें लालू, करुणानिधि और ये वो तमाम पैदा हुए, जो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने देश के साथ खिलवाड़ किया, ये अन्ना का आंदोलन एक नंबर के एक निहायत ही दुष्टों और कमीनों की फौज की पौध खड़ी करने जा रही है। मेरा वो ऑब्जर्वेशन आज सही दिख रहा है। जब अन्ना आंदोलन के समय में मैंने सामने बैठे एक व्यक्ति को देखा जो यही लखनऊ विश्वविद्यालय का पढ़ा लिखा हुआ है, और अभी 2 दिन से वो कुछ आम आदमी पार्टी के लिए स्पोक्स पर्सन का काम कर रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के जब चुनाव थे छात्र संघ के, तो उसने अपने अपहरण और अपने ऊपर गोली मारने का कांड किया था। पुलिस ने 2 दिन में पर्दाफाश किया, इसको रिकवर किया, इसको डंडे डंडे पीटा। जब चुनाव हुआ, आयशा के टिकट पे चुनाव लड़ा, इसको मतलब जमानत जब्ती हुई। पूरी जिंदगी ये यही लखनऊ में जगदम्बिका पाल के द्वारे पे एक 5 रुपए 2 रुपए आने जाने वालों से मांगने की दलाली करने का काम करता रहा। फिर अन्ना आंदोलन में पहुंच करके फिर दिल्ली से विधायक बन करके आज मंत्री बना हुआ है। मतलब इतने नाम बताइए। दुष्टों की पौध। गोपाल राय। नाम गोपाल राय। गोपाल राय। ऐसे ऐसे निहायत निकृष्टों की ये की और पार्टी बनी। खैर, अब एक एक करके सबके खुल रहे, सबके धागे खुलेंगे। मेन मुद्दे पे आते हैं कि अरविंद केजरीवाल की मिस कैलकुलेशन कहां हुई। आपने देखा होगा कि जब अरविंद केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन के समय पे इसने सबके ऊपर आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, किसी को नहीं छोड़ा। शीला दीक्षित जी के खिलाफ तो ये एक बंडल लेके चलता था। ये इसने नाटक वो चोरी किया था विश्वनाथ प्रताप सिंह से। जब दादा को याद होगा, व्यालो जी को भी याद होगा कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह निकलता था चुनाव करने के लिए, तो हाथ में कागज का बंडल लेके चलता था, कहता था ये है बोफोर्स के सबूत, और राजीव गांधी को 2 दिन में जेल के अंदर। वही उसने टैक्टिक्स अपनाया था इसने। और शीला दीक्षित के खिलाफ इसे पता नहीं कौन से कागज के बंडल निकालता था और जनता ताली बजाती थी। फिर जब सब पे इसने आरोप लगाया, उसके बाद में इसने किसके सामने खड़े होकर के माफी नहीं मांगी। इसने अरुण जेटली जैसे, और अरुण जेटली के तो लिटरली जाकर इसने जूता चाटा कि मुझे माफ कर दो। नितिन गडकरी का इसने जूते का तलवा चाटा कि जाके मुझे माफ कर दो। इसने शीला दीक्षित के बच्चों के जूते में दाल पी जाकर के, मतलब इतना ये। तो अब इसकी मिस कैलकुलेशन कहां हुई? इसकी मिस कैलकुलेशन हुई कि आज तक जितने भी नेताओं पे आरोप लगे, नेताओं ने जो भी कुकर्म किए, कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ बेल पे छूटे, किसी की सजा नहीं हुई है, चलते रही है लोगों की जिंदगी, हम चलते रहेंगे। और हमारे पीछे विदेशी फंडिंग है, तो पैसों का आना जाना लगा रहेगा, हम लोगों को मुंह में डालते रहेंगे, और हम अपना राजनीतिक रोटी भी सेकता रहेंगे। और हमारे जो आका अमेरिका में बैठे हुए हैं, जिनके इशारे में मैं काम कर रहा हूं, जो कनाडा में बैठे हुए हैं, जिनके इशारे में काम कर रहा हूं, मैं अपना मेरा काम चलता रहेगा। इसकी मिस कैलकुलेशन हुई कि इसकी अनफॉर्चुनेटली केंद्र में ऐसी सरकार आई है जिसके पास जीरो टॉलरेंस रहा अगेंस्ट करप्शन, जिसने बहुत सारे ऐसे केस। और ऊपर से चलो आपने सिर्फ करप्शन किया होता तो बात वहां तक मान ली जाती कि सब करप्शन करते हैं। हम ये भी मान लेते हैं कि कुछ न कुछ करप्शन इस सरकार में भी हुआ होगा, किसी न किसी विभाग में हुआ होगा, और ऊपर लेवल से भी हुआ हो, मान लेते हैं, चलो ठीक है लोगों। लेकिन करप्शन के साथ में इस व्यक्ति का जो आईएसआई खालिस्तानी गठजोड़ से के साथ में नेक्सस बना, जिसकी की पूरी सबूत भारत सरकार के पास है। आज तो किसी भी चीज को खोजने के लिए आप मनी ट्रायल और इलेक्ट्रॉनिक सबूत ले आइए, और वो इलेक्ट्रॉनिक सबूत और मनी पावर जो मनी ट्रेल पूरा खोजा हुआ है ईडी ने और प्लस अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने। जज साहब को जो, जैसा पुष्कर जी ने बताया कि पसीने छूट गए, इसीलिए पसीने छूटे जज साहब को कि बड़े बड़े अपराधी जज साहब ने देखे होंगे, बड़े बड़े केस लिए होंगे जज साहब, लेकिन बहुत ही अगर खोजा जाए तो अनप्रेसिडेंटेड में से ही होगा कि जज ने कमरे में जाके सबूत देखा और बाहर निकल के बोला कि इसको पकड़ो तुरंत, इसको छोड़ना नहीं, इसको तुरंत गिरफ्तार करो। जैसा ये मामले में इसके जो इसने जो पैसे अमेरिका से और कनेडियन से और खालिस्तानियों से आईएसआई गठजोड़ से जो इसका एक पंजाब को तोड़ करके अलग ग्रेटर पंजाब बिस्तान कुछ बनाने का जो एक किसी इसी के नेता ने एक
खुलासा किया था कि ये चाह रहा था वहां का प्रधानमंत्री बनना। ये सारी चीजों का जो इसका जो खुलासा, जो सबूत आया है, इसके चक्कर में गिरफ्तार जी हो गया। इसकी मिस कैलकुलेशन, जी मिस जी। कैलकुलेशन हुआ है कि ये नहीं तो ये गिरफ्तार नहीं होता, हो सकता है कि कुछ दिन और टिक जाता है। ओके, सो ये बड़ी बात कि ही मिस कैलकुलेटेड, और एक था कि अनइमेजिनेबल कि भैया ये तो हमारे साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज तक नहीं हुआ है तो नहीं होगा। पर हम 2014 से देख रहे हैं कि बहुत सारी अनथिंकेबल चीजें ही हो रही हैं, और शायद यही इनकी इमेजिनेशन और इनके हैंडलर्स, ये सीधी बात है, ये मुखौटा रहा है, इसमें कोई अब शंका नहीं है। और मैं अब व्यालोक जी को लाना चाहूंगा। व्यालोक जी, जो कि आपका पूरा कार्य क्षेत्र मीडिया में रहा है, और केजरीवाल की एक बड़ी ताकत रही है कि वो मीडिया को साध लिया था, या मीडिया ने उसको साध लिया था, या आपस में ये दोनों एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में थे कि मीडिया इन्वेस्टेड इन हिम। जैसा बताया गया 2012 का जो आंदोलन था, और लगातार इस पर फोकस, और इसको एकदम इक्विवेलेंट कि एक नया नेता पैदा हो गया है देश में, वो मीडिया ने ही इसको परोसा हमारे सामने। उसको बड़ा नेता अचानक से ऊपर से लाके टपका दिया गया। दूसरा ये कि फिर मीडिया ने बाद में, चूंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा था, तो बाद में मीडिया ने इससे भरपूर वसूली की, या इसने दिया जो एड्स का पैसा दिया, या हर चैनल पे लगातार इसके एड्स आते रहे, इसके इंटरव्यूज या इसके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लाइव दिखती रही। तो आप केजरीवाल के उत्थान में और इसके बचने में मीडिया का कितना बड़ा रोल देखते हैं, या मीडिया और इसके आपस के संबंध को जरा यदि उजागर करें पहलोक जी, खासकर इंडिया टुडे ग्रुप। देखिए, ऐसा है कि मीडिया का तो ये हाल है कि मैं अब शर्म के मारे किसी को नॉर्मली बताता नहीं हूं कि मैं पत्रकार हूं, और ये खास तौर से इन्हीं लोगों ने ये हाल किया है। आप इस नीच साइकोपैथ केजरीवाल के आसपास देखिए तो याद कीजिए कि सबसे ज्यादा जिस चीज पर मीम बनते हैं वो सो कॉल्ड, जिसका नाम है पुण्य प्रसून वाजपेयी, लेकिन वह पाप का घड़ा है, उसका जो क्रांतिकारी अति क्रांतिकारी वाला इंटरव्यू फेमस हुआ था, इनफेमस हुआ था, वो वाला इंटरव्यू याद कीजिए, जिसमें ये लोग बाकायदा स्टेज के पीछे, कि मैं भगत सिंह वाला कहूंगा तो वो ज्यादा क्रांतिकारी हो जाएगा, नहीं वो तो बहुत क्रांतिकारी हो जाएगा, वहां से इसकी शुरुआत को देखिए। उसके बाद वो जो आशुतोष गुप्ता है, जो पहले CNN IBN में था, जब 300 बच्चों की नौकरी गई थी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा था, और कई जगहों पर रहा वो एडिटर वगैरह, और उसकी भी अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं थी। इसने उसकी जगह पर किसी और को राज्यसभा में भेज दिया, और वहां से इन लोगों का तफरका हुआ। फिर तीसरा नाम आशीष खेतान का है, जो सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का नया मेयार है, उसने जिस तरह से किया। और उसके बाद बाकी टुटपुंजिये लोगों जो तहलका इसके वाला, आसपास थे, पहले तहलका वाला तहलका में आशीष के था, था। फिर उसने पहले तहलका में था, फिर उसने अपना अलग संस्थान भी खोला। फिर उसका एक और परिचय भी है, वो पुष्कर दा जानते हैं, लेकिन वो उसका निजी परिचय है, इसलिए उसको कुछ देने की जरूरत नहीं। वो किसी का बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन उसकी अपन क्यों चर्चा करें, उसकी यहाँ चर्चा करने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब ये है कि मीडिया, तथाकथित मीडिया का एक धड़ा जो था वो इसका पार्टनर नहीं था, वो इसका हमबिस्तर था, और वो लगातार इसके साथ, क्योंकि आप देखिए अचानक एक व्यक्ति जो एक NGO चलाता है, और उस NGO में, मैं इस आदमी को नीच और साइकोपैथ इसलिए कहता हूं दो वजहों से, कि एक तो इसने देश के प्रधानमंत्री को कहा था, तो मेरे ऊपर अगर कोई ये मानहानि का इसका कोई चेला चमाटा अगर मुकदमा करता है, तो मैं इसी मुद्दे पर ये कहूंगा कि अगर तुम देश के प्रधानमंत्री को कह सकते हो, तो मैं एक नीच को नीच ही कह सकता हूँ, साइकोपैथ ही कह सकता हूँ। मेरा इससे परिचय इसलिए भी पुराना है कि जब यह NGO चलाता था तो मेरे एक दोस्त के 8-10 हजार रुपए इसने अभी भी रखे हुए हैं, और ये उस समय श्री राम सेंटर है, उसके पास वही ओवरसाइज शर्ट और चप्पल, और इसमें घूमा करता था। उस समय इसके बगल में एक गांधी छाप झोला भी हुआ करता था, जो सर्वोदयी झोला है, हालांकि
गांधी ने कभी झोला नहीं लिया, लेकिन उसका नाम गांधी छाप ही क्यों पड़ा पता नहीं। तो ये आदमी इतना इस स्तर का है कि 8-10 हजार, तो सोचिए जब यह सीएम की कुर्सी पर बैठा होगा तो करोड़ों की चोरी का मौका जब इसको मिला होगा तो इसने क्या क्या किया होगा। और मैं अगर गलत होऊंगा तो मुझे आप लोग करेक्ट करेंगे कि शायद यह पहला मौका है जब एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया है, और ये बड़ी बात है। मुझे जहां तक जानकारी है शायद ये पहला मौका है, क्योंकि लालू को भी गिरफ्तार किया गया था तो उसने पहले बना दिया था, उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई थी। दिक्कत क्या है, आपने जो तथाकथित मीडिया और इसका, आज कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कल जैसे रवीश ने रोना शुरू कर दिया कि आप 400 कर लीजिए, 543 लिख लीजिए, अब तो इस देश में मुख्यमंत्री तक सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस का खाता फ्रीज कर दिया है। इन पतितों से, इन नराधमों से कोई यह पूछे कि भाई ये लोग क्या स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार हुए हैं क्या इन्होंने मतलब कोई ऐसा महान काम कर दिया है देश निर्माण का जिसके आधार पर इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। इन्होंने देश, भैया ईडी मनी ट्रेल देखती है, और मनी ट्रेल से ज्यादा पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं होते हैं। ये सब के सब भ्रष्टाचारी हैं, नाबदानी कीड़े हैं। इन्होंने जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लूटा है। उस दिन मैं देख रहा था के कविता को जब गिरफ्तार किया गया तो वो ऐसे ऐसे हाथ हिला रही थी जैसे पता नहीं कहां से आ रही है, मतलब चंद्रयान से उतर के आ रही है, या फिर वो स्वाधीनता आंदोलन में एकदम शहादत लेके जा रही है। मतलब आपका सीन क्या है बॉस? हेमंत सोरेन उसी तरह कर रहा है। कल ये नीच साइकोपैथ केजरीवाल गिरफ्तार हुआ तो तब से आप देख लीजिए पूरा सोशल मीडिया या सो कॉल्ड मीडिया जिस तरह से भड़का हुआ है। इस देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो चोर डकैत आजकल जा रहे हैं जेल, उनको ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे उन्होंने कोई ऐसा विलक्षण काम किया है जिससे देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण की असंख्य कड़ियां जुड़ रही हैं, और ये फांसीवादी सरकार, ये मोदी सरकार उनके साथ गड़बड़ कर रही है। मेरा चूंकि मैं दर्शकों को और आप सभी को बता दूं कि मेरा आज वाईफाई का कनेक्शन आज भी नहीं लगा है, तो मैं अपनी बात अभी पूरी कर लूंगा ताकि बीच में कटे तो दिक्कत ना हो जी। एक जो सबसे बड़ा संकट है मीडिया और इसका, कि अब ये लोग उसको शहीद भी बनाएंगे और यह कोशिश भी करेंगे कि वह जेल से सरकार लाए। हालांकि यह संविधान में के तौर पर संभव नहीं है, संवैधानिक तौर पर संभव नहीं है, संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप अगर जेल से सरकार चलाएंगे तो आप कोई ऐसे मंत्री नहीं है जिसको कभी कभार कोई फाइल साइन करनी होती है। कैबिनेट मीटिंग्स आपके साथ होंगी, वहां पर नौकरशाहों को जाना पड़ेगा, और वो जेल में कैसे जाएंगे? वो नहीं जा सकते हैं। इसलिए इसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और यह हम लोगों ने बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था, मैंने अपने एक आध आर्टिकल में लिखा भी था कि बहुत जल्द सुनीता भाभी जो है वह दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती है, क्योंकि इस साइकोपैथ को और किसी पर भरोसा भी नहीं है। एक और पॉइंट जो है जिस पर पुष्कर दा इलेबोरेट कर सकते हैं वह ये कि अगर यह इस्तीफा नहीं देने पर ही आमादा हो गया तो भी दिल्ली के एलजी इसको बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में 356 की कोई जरूरत नहीं होती है। दिल्ली का जो स्पेशल एक्ट है, जो स्पेशल प्रोविजन है, उसके तहत दिल्ली के एलजी को यह पूरा अधिकार है कि इस तरह की कोई संवैधानिक स्थिति जब पैदा हो और कोई संवैधानिक संकट खड़ा हो तो वह यहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर मेरा कनेक्शन बना रहा है इंटरनेट तो आगे की बात हो। जी, बड़ी बात। और जाहिर सी बात है कि ये नवंबर से ही, अक्टूबर से जब से
ये इसकी गिरफ्तारी की, बाकी लोग की गिरफ्तारी की बात हो रही थी, तो और जब से आतिशी मार लेना कह रही है कि हम जेल से ही मुख्यमंत्री, ये बाकायदा इन्होंने रेफरेंडम कराया अपनी ही पार्टी में कि मैं क्या जेल से मुख्यमंत्री बना रहूं या क्या करूं। तो ये तो अपनी ही पार्टी में रेफरेंडम कराने में माहिर है, और खुद ही रिजल्ट भी ले लेते कि हाँ हाँ, मेरी मेरी जनता ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने कह दिया है, दिल्ली ने कह दिया है कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा। तो अगर आज गिरफ्तारी की गई है तो उसकी संवैधानिक व्यवस्था भी सरकार ने पहले से सोच के रखी होगी, और वो प्रक्रिया, और जाहिर सी बात है कुछ ऐसा सोच के रखा होगा, ऐसी प्रक्रिया फॉलो करेंगे जो कोर्ट में भी स्टे करे। क्योंकि इस सरकार की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि यह जो भी कार्य करती है उसका ये अंत भी देख लेती है कि अंत तक कहाँ जाएगा ये, और वहां पर भी कैसे जीत मिलेगी। क्योंकि इनके सारे सवाल, इनके सारे फैसले जो है कोर्ट तक तो जाते ही जाते हैं। पुष्कर दा, व्यालोक सर ने बड़ा डिटेल में बताया, और रंजय सर ने भी बताया, आपने भी बताया कि इंटरनेशनल कनेक्शंस है। आपसे मैं सिर्फ भारत के अंदर की बात यदि करूं, भारत के अंदर एक बड़ा वर्ग है, और ऑफ कोर्स उसमें हिंदू, एक इस ये मुसलमान का तो ये बहुत, मुस्लिम वोट बैंक का तो ये चहेता है, जैसा दिल्ली की पूरी मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस से हट के इस पे शिफ्ट हो गई। इसने रोहिंग्या भी बसाए, इसने खालिस्तानियों को बसाया, सब काम किया इसने। तो जितने देश तोड़क विचार के लोग हैं, और वो किसी भी धर्म, मजहब, रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, सबके उसमें वामपंथी, और यहाँ तक कि ब्यूरोक्रेसी, यहाँ तक कि जुडिशरी, यहाँ तक कि मीडिया, जितने दो देश तोड़क हैं वो सारे वर्गों से आते हैं। सबका ये चहेता है, और ये सबका चहेता अब कब तक रहेगा, सबको मतलब जाहिर सी बात है कि केजरीवाल से लड़ना उतना मुश्किल नहीं जितना इसके इतने जो प्रोटेक्शन वाले ग्रुप हैं, और बाहर नहीं, अंदर वाले। तो आप क्या समझते हैं, क्या उनका भी मनोबल टूटा है इसके क्या कहते हैं इसकी गिरफ्तारी से, या पहले उन सबका भी ध्यान रखा गया है क्या? क्योंकि ये बहुत लोगों की देखिए होप है, देख केजरीवाल भारत के जितने करप्ट और जितने घटिया लोग हैं, ये उनकी उम्मीद है। भाई देखिए, ऐसा है कि केजरीवाल जो है वो टेम्पलेट है। केजरीवाल नायक है। जितने भारत विरोधी, भारत क्षमता लोग हैं, उनका नायक है, और उसको इस प्रोडक्ट के रूप में जो है बाहर की शक्तियों ने लॉन्च किया। और केजरीवाल ने भारत के समाज की जो सबसे निचला स्तर होता, सामाजिक रूप से जितनी भी कमियां भारत के समाज में है, राजनीति में जितना नीचापन है, उस सबका जो है एक कोहेसिव ग्रुप बना के उसने राजनीति, जो अरविंद केजरीवाल ने किया वो उससे पहले कोई नहीं कर पाया, इसके आगे भी नहीं कर पाया। उसने जो है नई तरह की पॉलिटिक्स करने के में दिखाया। और उसने जो भारत का, जैसे गांधी जी ने पकड़ लिया था कि हिंदू भीरू है, लड़ना नहीं चाहता, अहिंसा इसमें पाठ सीख लेगा जल्दी, उसी तरीके से केजरीवाल ने वो अच्छे समझा कि भारत का जो है वोटर एक बड़ा वर्ग, उसको सिर्फ अपना स्वार्थ है, उसको देश से मतलब नहीं, उसको व्यवस्था से मतलब। ये मानसिकता इसको जो है और नेता भी लोग जानते थे, और कांग्रेस भी जानती थी, लेकिन वो जो है कि बड़े दर्शन के बीच में जाकर जो है उसे परोसती थी। इसने जो है तो खुला खेल फरक्का बांधी, उसने वो किया। जो फ्री बीच का कल्चर है, जो जितना जो है वो आप जो है आदि बना सकते हो, वो किया, धड़ल्ले से किया। और उसका नतीजा आप देख चुके हैं, क्या क्या किस तरह बढ़ा। उसने इमेजिनेशन कैप्चर किया यंगस्टर्स। कौन यंगस्टर? जो आईआईटी में बीटेक बीई कर रहे थे, लड़के जो निकल रहे थे उस जनरेशन में, सब सब जो है पॉप कल्चर में जो है और सब वो की उनके शिकार थे उसके अंदर। मीडिया मीडिया तो उसका पार्टनर इन क्राइम था। तो इसने जो है राजनीति की जितनी भी गंदगी उसको लेकर आया, सफलतापूर्वक आगे लेकर चला। और इसके लिए फिर वही कहूंगा, भारतीय जनता ही ने उसको बनाया भाई। उसको किसी अन्ना ने आपको, अन्ना ने केवल उसको इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक टेम्पलेट दिया, दैट्स ऑल। लेकिन उसके बाद तो जो है भाई, क्या कारण है कि 2014 में जब अरविंद केजरीवाल आया था तो हम तब से क्यों विरोध कर रहे थे? मेरे ख्याल हम लोग यहाँ जब कम से कम हम रंजन, रंजय, अवनी, जो हमारा ग्रुप था 2014, इसका ये सलाह फर्जी है, फर्जी है। लेकिन
बहुत हमारे जानने वाले थे, हमारे समकक्षी थे, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। तो एक हेलुसिनेशन, एक उसने एक बड़ा कहना चाहिए कि मैजिक वर्ड तैयार किया और सफल रहा। ये इस पे हाथ जो लगा है, जो आप जिनको बता रहे हैं देश थोड़ा, देखिए वो पहले से छुपे हुए हैं। कहाँ गए किसान आंदोलन वाले भाई? ऐसा है कि इस पे इसका ये जो है, जब रावण को बताया गया तो उसने विभीषण ने कि नाभि में अमृत है, वहां चलाओ थी, तो ये नाभि था। बाकी सब टेकन क्या है, उनको उतना नहीं होगा, होगा जो अलग चीजें हैं, लेकिन काम क्या है? ये इसका गिरफ्तारी मतलब ये हुआ कि आप देखेंगे मेजर पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन पंजाब पॉलिटिक्स। पंजाब पॉलिटिक्स मतलब खालिस्तान पॉलिटिक्स। मैं बहुत जल्दी जो है भगवत सिंह मान को आपसे टूटता देखा। हो सकता है भगवत सिंह मान आप पार्टी को बन जाए, आपके जो विधायक दल टूटा हो, वहां पे जी जी खालिस्तानी एलिमेंट जो है साइडलाइन हो पॉलिटिकल। जी तो ये इसका ये इसीलिए जो उसको गिरफ्तार किया है, ये बिना सोचे हुए कि लोकसभा में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सरकार और सरकार का वोटर, जनता, जी बहुत स्पष्ट। ये जो हम लोग फैंसी बातें कर रहे हैं कि वो हो जाए, ये सब जो है मीडिया की हरमजगी है, या उन जो यूट्यूबर्स हैं उनके इंटेंशन भले अच्छे हो, लेकिन उनको भी हमेशा एक जो है बैक ऑफ द जी माइंड में जो है एक द्वार जी खोले रखते हैं संभावनाओं का। तो इसलिए जो है जी लगता है कुछ नहीं होना। ये एक तरीके से इट इज अ वॉर अगेंस्ट एंटी इंडियन एलिमेंट्स। भारत विरोधी तत्वों के ऊपर एक युद्ध है का बड़ी शुरुआत हो बात। चुकी है, प्रतिघात हो चुका है। कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे, जैसे मैं भी 2024 की लोकसभा के बाद सोच रहा था, लेकिन जैसे कि मेरे कई विचारों को जो है समय से पूरा कर देता है, या मैं टाइमलाइन नहीं जज कर पाता हूँ। लेकिन मैं खुद देख रहा हूँ कि लोकसभा जी में चुनाव से पहले भी इस पे कार्रवाई चालू हो गई है, और ये जी 2024 लोकसभा में और घातक होगी। जी जी थैंक यू। और मैं रंजय जी से एक जरूरी सवाल पूछना चाहूंगा, और आखिरी सवाल, और इस पर हम चर्चा का समापन करेंगे। रंजय जी, केजरीवाल जी। संदीप, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझको जो भी निकलना पड़ेगा, तो जी प्लीज प्लीज। जी इसलिए मैं सारे दर्शकों को राम राम कहते हुए जी विदा लेना चाहूंगा। जी जय श्री राम। जी। रंजय सर, एक जरूरी सवाल, और ये मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। केजरीवाल, क्योंकि आप कम्युनिस्टों को भी बहुत कायदे से जानते हैं, उनके आप कार्यकलाप, उनकी इकोनॉमिक्स, उनके सारे और ये किसी कम्युनिस्ट से इसकी कोई विचारधारा या इसकी जो वर्किंग है या जो थॉट प्रोसेस है, जो आइडियोलॉजी है, वो कहीं कम नहीं है। ये नेक्स्ट लेवल ही लेके जाता है कम्युनिस्ट प्रोसेस को, पूरे को। जैसे इसकी इकोनॉमिक्स है जो, या इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, फ्री वीज बांटने का, या मतलब वेलफेयर स्टेट की जो बात करें, कहने को तो वेलफेयर स्टेट बोलते हैं, लेकिन उसमें वेलफेयर नहीं होता, उसमें अंततः नुकसान होता है। तो यदि यह आदमी सफल हो जाता, मैं कह रहा हूं आज तो गिरफ्तार हुआ है और ये काफी दिन तक सफल रहा, और अगर यह धीरे धीरे जो क्योंकि गुजरात में फैल रहा है, मध्य प्रदेश में फैल रहा है, बेंगलोर जा रहा है, उत्तराखंड में, राजस्थान में, गुजरात में 5 सीटें जीत ली, तो ये शनै शनै अगर यदि ये रहता, तो यह एक जो भारत का, जो अभी बात हो रही थी कि एंटी एंटी इंडिया जो भारत में वोटर बैंक है, उसको ये पूरी तरह ऑन नेशनल लेवल ये कैप्चर करता और कई जगह ये सस्टेन कर जाता। यदि ऐसा होता तो क्या होता, भारत के साथ क्या होता यदि यह आदमी एक सफल राजनेता भारत में स्थापित हो जाता तो? देखिए, मैं इसको एक जैसे आप बोले कि कम्युनिस्टों की तरह काम करता है, ऐसा नहीं। मैं इसको ये मानता हूँ कि ये उसी गंदी नाली का कीड़ा है, जिस गंदी के नाली के कीड़े से पश्चिम बंगाल या केरल या ये कम्युनिस्ट पैदा हुए, वही गंदी नाली जहाँ से ये नक्सली पैदा हुए। ये उसी गंदी नाली का जो का एक कीटाणु है, जहाँ से ये हमारे आज के कम्युनिस्ट जो हरकतें कर रहे हैं केरल में, मर्डर, हत्या, लूट, ये सब कर रही है, वही उसी उसी का एक प्रोडक्ट है। ये कोई अलग नहीं है। देखिए, आप इसकी हराम की खाने की आदत तो तभी से ही है जब ये अपनी नौकरी जहाँ पे इसने किया, ठीक है, इसने आईआरएस से किया, क्लियर किया, मेहनत किया होगा, आईआरएस बना, सिविल का एग्जाम निकाला होगा,
लेकिन उसके बाद में देखिए ये व्यक्ति कुछ दिन भी नहीं कर पाया और उसके बाद इसने छोड़ दिया और ये एनजीओ में चला गया। मतलब एनजीओ भाई आप सोचिए एक लाइफ में एक करियर का चार्म होता है ना, हर व्यक्ति के लाइफ में करियर होती है ना, वो चाहता है कि आज मैं इस अपने जॉब में आज मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव हूं तो मैं 2 साल बाद एरिया सेल्स मैनेजर होऊंगा, 5 साल बाद मैं टेरिटरी मैनेजर होऊंगा, उसके बाद में मैं रीजनल मैनेजर होऊंगा, फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट सेल्स जाऊंगा, मेरा ये होगा। इस टाइप के लोगों के होते, उसी से सरकार में भी होते हैं कि हाँ आज आप ये है 5 साल बाद ये बनेंगे, 5 साल अच्छा काम करेंगे या थोड़ा कुछ भी करेंगे तो आप यहाँ प्रमोट होंगे। लेकिन ऐसा ऐसा इसका ऐसा क्या चार्म है कि अब आप एक सरकार की नौकरी, एक प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ करके आप एक एनजीओ में जा घुस रहे हैं काम करने के लिए? जाहिर सी बात है एक हरामजादी, हरामखोरी, मेंटल रूप से वही मेंटल, वो मानसिक बीमारी, कम्युनिज्म की मानसिक बीमारी। और जब कम्युनिज्म की मानसिक बीमारी हो जाती है, उसको एनकैश करके किसी भी देश के अगेंस्ट में काम कराना बहुत ईज़ी होता है विदेशी ताकतों का। क्योंकि आप जब एक कम्युनिस्ट से मिलेंगे, आप बात करेंगे, आप कोई भी एक कम्युनिस्ट खाँटी मानसिकता के व्यक्ति होगा, आप उससे बात कीजिए, आप कुछ भी बात कीजिए, उसका एक नेगेटिव पहली खोद के लाएगा और उससे आप पूछिए कि यू टेल एनीथिंग गुड अबाउट समवन। मैंने एक बार अपनी जिंदगी में एक कम्युनिस्ट से पूछा, यार जब देखो वो सभी के खिलाफ बोले, सबके खिलाफ बोले, आप किसी एक के बारे में अच्छा बोलो, वो 1 मिनट को सोचेगा कि मैं किसके बारे में ठीक बोलूं। ये मानसिकता, मानसिक बीमारीपना आ जाता है। ये उसी तरह का मानसिक बीमार लोगों का समूह है। तो मुझे शुरू से कोई शक ही नहीं था कि ये कम्युनिस्ट गैंग का व्यक्ति नहीं है। और ये वायरस जब फैलता है, देखिए क्या होता है, ये वायरस मैं किसी दिन कम्युनिज्म पे और बताऊंगा, ये वायरस प्लांट किया गया है। सारी दुनिया मानती है कि विश्व में कम्युनिज्म कार्ल मार्क्स ले आया, कार्ल मार्क्स ले आया। अरे भाई कार्ल मार्क्स को इंग्लैंड लाया, ये ब्रिटिशर्स का फैला हुआ एक वायरस है जो आज तक हम लोग झेल रहे हैं, पूरे विश्व का फैलाया हुआ। बट एनीवे वापस केजरीवाल पे आते हैं। मुझे कभी भी कोई इस पे शक नहीं था। मैं सदा से मानता था कि ये एक ये लेकिन एक मुझे बाद के समय में पता लगा कि इसका कितना भयानक जो है गठजोड़ रहा है खालिस्तानियों से, कितना भयानक इसके जब इसके खुद के साथी जो थे वो जब निकल के आए और इसकी बातें इसने बताई, जब इसके साथ में प्रसाद भूषण और सलीम यादव जैसे लोगों तक को इसने नहीं बख्शा, जो कि मतलब ये तो जितना दुष्ट है वो दुष्टता की पराकाष्ठा है, तो दुष्टता की पराकाष्ठा का पराकाष्ठा है ये, उसको भी इसने नहीं बख्शा। तो जब 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 आप इन चीजों का जब गौर करते हैं तो जिसने इस इन लोगों को बड़े नजदीक से देखा उसको समझ में आ जाता है। और अभी मुझे लगता है कि कुछ दिन ये नाटक चलेगा, क्योंकि मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा एक तरह से हम बताएं तो बहुत ज्यादा इसको शौक लगा होगा, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे आज भी अखबार में आप उठा लीजिए, आज भी इसका ऐड चल रहा है, मतलब फ्रंट पेज पे, किसी भी पेज पे बड़े बड़े देखिए, एक लोग तुरंत बोलते हैं कि मोदी भी देता है। अरे भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री है, पूरे ऑल ओवर इंडिया केंद्र सरकार के मुखिया है, केंद्र सरकार की मुखिया कौन सी योजना ला रही है, वो पौंडीचेरी हो या वो मणिपुर हो या अरुणाचल हो या चाहे वो जम्मू कश्मीर, उसके लोगों को पता लगना चाहिए कि ये चीजें होनी है, ये योजनाएं है, ये आने वाले। लेकिन ये दिल्ली जो ये जो मतलब एक वो नाली और खड़ंजा की काम है खाली, जहां पे नाली खड़ंजे ठीक करो, यही सब काम, उसका प्रचार मैंने सर देखा बेंगलोर में। तो ये मीडिया को पैसे दे करके मीडिया में अपनी छवि बनाने वाली बात है, और मीडिया को शौक लगने वाला है, क्योंकि देखिए ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। जब आप जेल चले जाएंगे और जेल में जाएंगे और जैसे अब आलोक भाई ने बताया कि धारा 356 की जरूरत ही नहीं है दिल्ली में, एलजी तो तुरंत उसको बर्खास्त कर सकता है। कुछ समय में आपकी ढलान होती है, और मेरे इनपुट ये है कि पंजाब में बड़ी तेज भगदड़ मचने वाली है, जैसा पुष्कर दादा ने बताया। लोग जी, आप इसके बारे में बाबा रामदास जी से बात करें वो ज्यादा ठीक से बताएंगे। नहीं, तो पंजाब और इसकी ये पंजाब की पॉलिटिक्स पे अलग से एक विस्तृत चर्चा होगी, हाँ, क्योंकि पंजाब तो ने इसको इसका जो बहुत बल खेल दिया। है वो जी, उसका खेल वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। लेकिन ये है कि बड़ी शॉर्ट टर्म में इसने बड़ी लंबी पारी खेली थी। जी, और इसीलिए शायद बहुत जल्दी फुस भी हो गए, क्योंकि वही है कि हर चीज की अति जो है नुकसान देती है, बहुत तेजी से आगे बढ़ने का। और इसीलिए जो आपसे मैंने पूछा था कि भाई तुम इतने मतलब ठीक है, आप आपके जीवन में आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं जी। जैसे हम लोग जब
चर्चा करते हैं तो कई बार सुबह अर्ली मॉर्निंग करते हैं, कई बार लेट नाइट करते हैं, या कभी दोपहर में भी करते हैं। जब अर्ली मॉर्निंग भी उठते हैं तो थोड़ा आते हैं ना बात करने के लिए, थोड़ा मुंह धो करके बाल वाल ठीक करके थोड़ा ऐसे करके आके बैठते हैं कि थोड़ा देखने में दर्शकों को ठीक लगे कि बात जो कर रहे हैं, क्योंकि यू वांट योरसेल्फ टू बी प्रेजेंटेबल। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा सा ठीक से जाते हैं। कई बार हम, आप ध्यान होगा, आप हमारे पास आते हैं, हम लोग साथ जाते हैं तो मैं बोलता हूँ यार ये जूते बदल लूं क्या, इट शुड मैच विद द सिंक्रोनाइज विद द पीपल यू आर गोइंग टू मीट। लेकिन ये ऐसा कुछ है कि जानबूझ के फटा शर्ट, छेद वाला स्वेटर, टूटी हुई मुड़ी हुई चप्पल, मतलब नौटंकी ही पराकाष्ठा। आज के जमाने में भैया आप ठीक है, आप इसमें काम करते तो आप चीफ मिनिस्टर है ना, आपको मिनिमम सैलरी मिलती ही थी, है ना। मान लिया आप ईमानदार है, कुछ मिनिमम सैलरी मिलती है, अरे प्रेजेंटेबल बन जाओ यार, थोड़ा स्वेटर छेद वाला ना पहनो, शर्ट ठीक से पहन लो, देखने में लगे कि यार एक डिग्निफाइड व्यक्ति चल रहा है। क्योंकि अगर आप अपने आप को जैसा आप ऐसे ही भंगी जैसा चले जाए कनाडा, कहे मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, हाउ बैड इंप्रेशन यू आर गिविंग टू द फॉर द कंट्री। यार ये भंगी आदमी आ गया, ये मतलब देखने में एकदम बिल्कुल चूड़े जैसा ये आदमी दिल्ली का मुख्यमंत्री बना घूम रहा है। विश्व का देखिए, आपके जो चेले चपाटे हैं वो तो वाह आपकी ताली बजा देंगे, लेकिन व्हाट इमेज, हम तो विदेश में घूमे हुए हैं, आपको बताता हूँ कि लोग आपको देखते हैं कि आप देखने में कैसे लग रहे हैं, आपकी वेशभूषा क्या है, आप प्रेजेंटेबल कैसे हैं, ये सारी चीजें उनको वहां पे एनालाइज की जाती हैं। और ये वहां पे जाकर के जो है फटाहाट स्वेटर पहन के और 2 फुट लंबी चप्पल पहन करके घूम रहा है। सही बात है, सही बात है। मैं बस ये कह रहा था कि केजरीवाल के इतने सारे एंगल हैं कि अलग अलग एंगल पे अलग अलग चर्चाएं होंगी, और मेरे ख्याल से केजरीवाल अपने आप में एक महाकाव्य लिखने लायक विषय है, क्योंकि बहुत सारे एंगल हैं इसके। ये एक अद्भुत नेता है, न भूतो न भविष्यति वाला सीन है इसका भी। खैर, तो अभी इतनी ही चर्चा हम करते हैं, और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी लंबी चर्चा सुनने के लिए। और क्योंकि केजरीवाल के बारे में बहुत कुछ जानना अति आवश्यक है, क्योंकि केजरीवाल का, जैसे पुष्कर ने बताया, कि उसको मानने पूजने वाले भारत में अभी भी हैं, जिनका भारत से थोड़ा सा द्वेष है या कुछ है अंदर की नहीं पसंद आता, या जो अच्छा हो रहा है वो समझ में नहीं आता है। हमारे भी मित्र लोग हैं कई सारे। खैर, तो थैंक यू सो मच दर्शकों सुनने के लिए, और कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। केजरीवाल के ये सारे एंगल नए लोगों तक आप लेके जाएं। आप भी थोड़ा सहयोग करें, योगदान करें। बाकी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और रंजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो 2 लोग थे अभी नहीं है उनको भी धन्यवाद। नमस्कार।